कुदरती नेचर से ढके ये पहाड़ सदियों से इंसानों के लिए राहत का सबब बनते आए हैं। शहर के शोर शराबे, रूटीन से भरी लाइफ और स्ट्रेस से लड़ते इंसान यहाँ सुकून ढूंढने आते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, खासकर तब जब आप नेचर से डील करने के लिए बिल्कुल भी तैयार ना हो। हर साल दर्जनों हाइकर्स मिसिंग हो जाते हैं। ज्यादातर केसेस एक्सीडेंट होते हैं जिन्हें बाद में रिकवर भी कर लिया जाता है, मगर कुछ कभी नहीं मिल पाते, हजारों सवाल अपने पीछे छोड़कर। जो मिस्ट्री मैं आज सुनाने लगा हूं वो सबसे मुख्तलिफ है। जो इसे जितना सुलझाने की कोशिश करता गया वो उतना ही इस केस को मजीद बिगाड़ता गया और बिलाखिर इस केस को 2 हफ्तों के अंदर ही बंद करना पड़ा, बगैर किसी भी एक पहलू को सुलझाए। कोई नहीं जानता कि वहां उन पहाड़ों में उनके साथ क्या हुआ था। ये इंटरनेट की सबसे मिस्टीरियस कहानी SOS है। जुलाई 24, 1999। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स 2 ऐसे हाइकर्स की तलाश में थे जो हाल ही में गुम हुए थे कि इसी दौरान उनकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। घने दरख्तों के दरमियान 3 लफ्ज बड़ी बड़ी लकड़ियों को जमा करके SOS, साथ में एक टेंट, कुछ सप्लाईज और शायद एक डेड बॉडी भी पड़ी हुई दिखाई दी। रेस्क्यू टीम ने फुर्ती दिखाई और फिर शुरू हुई सर्च। जंगल के हर हिस्से की, हर उस जगह की जहां उनकी मौजूदगी मुमकिन थी। बिलाखिर ठीक 2 किलोमीटर दूर रेस्क्यू टीम ने उन्हें ढूंढ लिया। वो एक बड़ी सी गार से निकलते हुए दिखाई दिए। उनकी बेचैनी साफ जाहिर थी, थके हुए बेयकीनी किसी कैफियत में। टीम ने उन्हें मुआजिजाती तौर पर ढूंढ निकाला था। उन्हें रेस्क्यू करते हुए टीम ने यकीन दिलाया कि आप अब दोनों सेफ हो। तुम्हारे बनाए गए SOS साइन ने तुम्हें बचा लिया। वो ना बनाते तो शायद हम लोग तुम्हें कभी भी ढूंढ नहीं पाते। कौन से साइन ने? हमने तो ऐसा कोई साइन नहीं बनाया और ना ही हमें ऐसे कोई साइन के बारे में इल्म है। अगले दिन सर्च टीम उसी जगह पर दोबारा पहुंची। हर चीज का मुकम्मल बारीक बीनी से जायजा लिया। एक एक मार्क, एक एक लकड़ी को हर कोने से संभाला गया कि इसी दौरान उन्हें कुछ इंसानी हड्डियां मिली। वो ठीक उस बड़े साइन से चंद कदम दूर पड़ी थी। रेस्क्यू टीम ने मजीद कोशिश की तो उन्हें एक बैग दिखाई दिया। शायद वो मरने वाला अपना ये बैकपैक यहीं छोड़ गया था। बैग को खोला गया तो उसमें से एक रिकॉर्डर, 4 कैसेट्स, एक साबुन और एक टॉवल मिला। लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि एक ऐसा इंसान जिसने इतने बड़े साइन को बनाया, तो कैसे उसने खुद को ऐसे वीराने में मरने दिया? वो यही एनर्जी यहां से निकालने के लिए भी तो इस्तेमाल कर सकता था। ये केस पहली नजर में बिल्कुल ओपन और शट केस जैसा दिखाई दे रहा था, मगर शायद ऐसा नहीं था। लोकल्स के मुताबिक यहां का मौसम बड़ा अजीब सा था। किसी भी वक्त हल्की बारिश से लेकर यहां का मौसम चंद लम्हों में ही बिल्कुल खराब हो जाता था। उस दिन रेस्क्यू वालों को इसके अलावा वहां कुछ नहीं मिला।
लेकिन ये केस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के साथ साथ अजीब सा था। टीम के मुताबिक मरने से पहले वो यहां आया था, उसने ये साइन बनाया और फिर वहीं उसकी मौत वाक़या हो गई। लेकिन सवाल ये था कि आखिर वो था कौन और यहां कैसे आया था। ये चंद सवाल थे जिनकी तलाश अब उन्हें करनी थी। दो दिन गुजरते ही अशिकावा मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अथॉरिटीज को बता दिया कि वो हड्डियां एक औरत की हैं। अंदाजन 5.3 उसकी हाइट, जबकि ओ पॉजिटिव ब्लड के साथ अंदाजन उसकी उम्र 20 से 40 के दरमियान थी। पांव में फ्रैक्चर के अलावा कोई और इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती। लेकिन कोई फीमेल इतना बड़ा साइन अकेले कैसे बना सकती थी? कोई तो था जिसने उसकी मदद की थी, लेकिन वो ये मदद निकालने में क्यों नहीं कर रहा था? क्या वहां सच में कोई और भी था या ये सिर्फ खुदकुशी का केस था? मगर फिर ये सारी एफर्ट्स क्यों? एक एक लकड़ी का वजन कई कई मन था। खुद को मारने वाला इतनी एफर्ट क्यों कर रहा था? कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। होकाइडो पुलिस हेडक्वार्टर, जापान। रात गहरी हो चुकी थी, मगर ऑफिसर्स को तलाश थी किसी ऐसे क्लू की जो इस गुत्थी को सुलझा सके। अब तक की तहकीक में सिर्फ वही कैसेट मानो सबसे अहम थी। उन्हें जैसे ही टेप रिकॉर्डर में डाला गया तो एनिमे म्यूजिक स्टार्ट हो गया। मगर एक कैसेट के एंड पर जो रिकॉर्डिंग थी उसे सुनते ही ऑफिसर्स चंद लम्हे को खो गए। मरने वाले ने खुद को बेबस देखकर रिकॉर्डर ऑन किया था, मगर रिकॉर्डिंग किसी फीमेल की तो बिल्कुल नहीं थी। वो शायद एक मर्द की आवाज थी जो हेल्प हेल्प पुकार रहा था। शायद वहां कुछ ऐसा था जिसे देखकर वो घबरा गया था। ट्रांसलेशन। SOS प्लीज मेरी मदद करो, मैं चोटी पर फंस गया हूं। SOS प्लीज हेल्प मी। मैं उसी लोकेशन पर हूं जहां मैंने हेलीकॉप्टर को देखा था। सासा बहुत डीप है और मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता, प्लीज मुझे यहां से उठाओ। केस मजीद बिगड़ चुका था। ऐसा कैसे मुमकिन था कि दो लोग एक ही जगह पर मौजूद थे? हड्डियां किसी औरत की थी, जबकि बैकपैक से मिली रिकॉर्डिंग उस मेल की थी। मगर रिकॉर्डिंग में कहीं भी हम के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए थे, यानी वो एक दूसरे की मौजूदगी से लाइल्म थे। सिर्फ एक ही चीज उन्हें अभी तक जोड़ रही थी, वो साइन। वो किसी एक इंसान के बनाने की बस की बात हरगिज नहीं थी, मगर कुछ मिसिंग था। इस पजल को सुलझाने के लिए रेस्क्यू टीम को शायद सब कुछ भी नहीं मिला था। कुछ और भी था उन पहाड़ों में। ए वीक लेटर, एक मीडिया रिपोर्टर को कवरेज के दौरान एक और बैग मिला। डेली जरूरियात की चंद चीजों के अलावा एक आईडी कार्ड उसमें मौजूद था। केंजी एवामुरा नाम था उसका। रिकॉर्ड्स चेक किए गए तो मालूम पड़ा कि वो 5 साल पहले ठीक इसी एरिया में गुम हुआ था, जिसके बाद उसका कोई पता नहीं चल सका था।
आखिर एक ऐसी चीज अथॉरिटीज के हाथ आई थी जो इस केस को सॉल्व कर सकती थी। बोन्स दोबारा चेक की गई तो मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए बताया कि चूंकि हड्डियों की हालत बुरी थी इसलिए हमसे चूक हो गई। ये हड्डियां फीमेल्स की नहीं बल्कि केंजी एवामोरा की ही हैं। ये सुनते ही अथॉरिटीज ने केस ऑलमोस्ट बंद कर दिया। मगर अगली ही शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस को सिरे से ही दोबारा खोल दिया। वो रिकॉर्डिंग्स केंजी एवामोरा के पेरेंट्स को सुनाई गई। मगर अजीब बात यह हुई कि उन्होंने उसे पहचानने से सिरे से ही इनकार कर दिया कि यह आवाज केंजी एवामोरा की नहीं है। तो फिर किसकी थी? अगले चंद दिन तक अथॉरिटीज ने खूब जांच पड़ताल की मगर नतीजा सिफर ही रहा। ठीक 12 दिन बाद इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, बगैर किसी एक भी गुत्थी को सुलझाए, दर्जनों सवालों को नजरअंदाज करते हुए। कोई नहीं जानता वहां कितने लोग थे। वो हड्डियां सच में केंजी एवामोरा की ही थीं या फिर मेडिकल यूनिवर्सिटी को स्टेटमेंट चेंज करने पर किसी ने मजबूर कर दिया था। आज 36 साल गुजरने के बाद भी इस केस पर कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकी। ये केस हमेशा तारीख में SOS के नाम से याद रखा जाएगा।